मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास पर्यावरण। और अपनी ये पर्यावरण क्लास 5th का है एनसीईआरटी से, और एनसीईआरटी का है। और इसमें अपने एनसीईआरटी का जो पर्यावरण है उसमें पढ़ेंगे, क्लास 5th का है। और पहली यूनिट से अपन स्टार्ट करेंगे और पहली यूनिट को पढ़ेंगे। फिर इसको पढ़ने के बाद अपन शॉर्ट बिंदुओं को भी लेंगे अपन। तो चलो देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन है और उसको अपन ध्यान से पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हो पर्यावरण अध्ययन है और इसको अपन पढ़ेंगे। तो देखो पर्यावरण अध्ययन के बारे में अपन देखते हैं। तो ये कक्षा 5 के लिए है और ये दिया हुआ है आपको कक्षा 5 के लिए। देखो दिख भी रहा है कि कक्षा 5 की बुक के लिए ये पर्यावरण है। और अपन चलते हैं। तो देखो सबसे पहली यूनिट है अपनी कौन सी, ये सबसे पहली यूनिट देख रहे हैं अपन, कैसे पहचाने चींटी को, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या पहले किसने पहचाना चींटी के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। अब देखते हैं उसमें क्या क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, कैसा हुआ है कि देखो ये दिख रहा हुआ है, ये बच्चे बैठे हुए हैं और ये पक्षी है। कि तुम कभी स्कूल के मैदान में बैठे हो, क्या स्कूल के मैदान में बैठे हो और खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से रोटी खा गई हो। तो देखो ये क्या है, अपनी चील है, ये चील है। कभी आपने ऐसा देखा है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे हो, खाना खा रहे हो, या घर के आंगन में बैठे हो और खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से क्या ले गई हो, तुम्हारी रोटी को छीन ले गई हो। ये चील है, आपकी रोटी को छीन ले गई हो। ऐसा तुम तुम एक सोए कुत्ते को, क्या दिया हुआ है, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो जाए। ऐसा होता है अपन जब एक कुत्ते के बगल से निकलते हैं, अचानक निकलते हैं, तो उसके क्या झट से उसके कान क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। फिर देखो ये चींटी वाला है, खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया हो। जब अपन खाते हैं और ज़मीन पर कुछ मीठा गिर जाता है तो क्या हो जाता है, कुछ ही पल में वहाँ क्या हो जाती हैं, चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। तो देखो यहाँ पर जब अपन खाते हैं तो कुछ जैसे गुड़ या मीठी चीज़ें, शक्कर गिर जाती हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, क्या होता है, चींटियाँ। तो चींटियाँ वहाँ पर क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये भी आपने देखा होगा। और फिर क्या ऐसा होता है, सोच कर बताओ क्यों ऐसा होता है, ये सोच कर बताना है आपको, ऐसा क्यों होता है। क्योंकि अब देखो जानवरों में भी देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। ये आपने देखा होगा कि जानवरों में भी क्या होती है, देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। न जानवर को भी अजब दुनिया है ना, जानवरों की अजब दुनिया। देखो जानवरों में भी देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है, ये भी पता होगा। देखो जानवरों में देखने की, सुनने की, सूंघने की और महसूस करने की फीलिंग, यानी उनमें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघना और महसूस करना, फील करना क्या होती है, उनमें से शक्ति होती है। और कोई जानवर तो मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है ना, जानवरों की अजब दुनिया। तो ये जानवरों के बारे में है। फिर देखते हैं, देखो पहचाना कैसे पहचाना साथी को। तो ये दिया हुआ है। तो देखो एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही है, ये दिया हुआ है, एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही है, अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वो झट से अपने बिल को की तरफ वापस दौड़ी आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। तो देखो ऐसा भी होता है, कैसे होता है कि एक चींटी थी जो अपने रास्ते पर चली जा रही थी, अचानक अपने सामने दूसरी टोली चींटी की आने लगी और चींटी को देखकर वो झट से क्या हुई, अपने बिल की तरफ वापस दौड़ आई। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने भी उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। सोचो इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं। तो देखो सामने वाली को इसलिए चला क्योंकि ये चींटियाँ क्या होती है कि विशेष प्रकार की गंध छोड़ती जाती हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि हमारे क्या पता चल जाता है
कि हमारे टोली की चींटियां हैं या नहीं है। और पहरेदार चींटी ने क्या कर लिया, उसकी गन से उस चींटी को पहचान लिया कि हमारे ही ग्रुप की चींटी है, हमारी ही टोली की चींटी है, इसलिए उसने उसको क्या करने दिया, अपने बिल में घुसने दिया। तो ये अपना सोच कर आपको बताना है और करके देखो, लिखो कि चीनी के कुछ दाने गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो चींटी के आने का। अब देखो क्या देखेंगे, चींटी कितने देर में आई, तो अपन बता सकते हैं चींटी भी अपने कुछ मिनटों के अंदर में क्या आ गई, चींटी आ गई। और सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड आया, तो अपन कहेंगे सबसे पहले क्या आई एक चींटी आई। फिर एक चींटी आने से उसको देख देख के, उसको फॉलो करते हुए, उसकी गंध को, चींटियों को देखते हुए क्या करें, वो सारा झुंड भी क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं, देखो चींटियाँ अपने खाने की चीज़ को क्या होती हैं, अपने बिल में ले जाती हैं इकट्ठा करके। वे उस जगह से कहाँ जाती हैं, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं, अपने बिल में जाती हैं। और क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं, तो हाँ, एक दूसरे के पीछे वो कतार में चलती हैं। तो ये रहा अपना पॉइंट। और अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाया जाए, कतार के बीच में पेंसिल की कुछ चींटियों का रास्ता रोकेंगे। जब कुछ चींटियां चल रही हो, अपनी पेंसिल उसमें बीच में रख दें, तो चींटियां क्या करेंगे, अपना नया रास्ता बनाकर उस पेंसिल के ऊपर से होकर निकलती हैं। क्यों निकलती हैं, वो आगे आने वाली चींटियाँ एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती जाती हैं, जिससे वो पिछले वाली चींटियाँ क्या होती हैं, उसको फॉलो करती जाती हैं। इस तरीके से चलते रहता है। तो देखो, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं। तो देखो, बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक इस तरह की कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां रास्ता को मिल जाता है। तो देखो, वो क्या करते हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां क्या करती हैं, कुछ विशेष प्रकार की क्या करती हैं, ये गंध छोड़ती जाती हैं। क्या करती जाती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियां को क्या मिल जाता है, रास्ता मिल जाता है। वो ऐसी कोई गंध छोड़ती जाती हैं जिससे क्या होता है, पीछे आने वाली चींटियां आसानी से मिल जाती हैं, उसको फॉलो करती रहती हैं। अब आप बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका, तब उनमें ऐसे व्यवहार का क्या कारण था। जब बता सकते हो, उनके व्यवहार का कारण यही था कि वो जो आगे चलने वाली चींटियाँ होती है, वो एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ती जाती हैं, जिससे पीछे वाली चींटियाँ उस गंध को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। ये भी सही है कि कुछ नर कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो अपनी मादा कीड़े की गंध से क्या करते हैं, उसकी पहचान कर लेते हैं। तो देखो, फिर क्या देखा होगा, क्या तुमने कभी मच्छरों से परेशान हुए हो। अपन कह सकते हैं कि हाँ, अपन मच्छरों से परेशान हुए। सोचो, उन्हें कैसे पता चलता हो तुम कहाँ पर हैं, सोचने वाली बात है। तो अपन को कैसे पता चलता है कि मच्छरों को, अपन जब सोते हैं अंधेरे में, तो कैसे पता चलता है कि मच्छर अपन के आदमी कहाँ पर है। तो अपन को कैसे पहचान लेता है मच्छर, जबकि अपनी लाइट भी बंद कर देते हैं फिर भी मच्छर अपन को काट जाता है। तो उसका कारण क्या है कि मच्छर तुम्हारे शरीर की किससे करते हैं। देखो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको ध्यान रखना है कि मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध क्या है, अपनी शरीर की गंध से, और ख़ासकर पैरों के तलवे, देखो अपनी गंध से भी पहचान लेते हैं। और पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी, जो पैरों के तलवे की गर्मी होती है, और तुम्हारे शरीर की गर्मी से भी तुम्हें क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो ये मच्छर की एक खासियत रहती है और उसको अपन देखेंगे। देखो, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन 3 स्टार बना देंगे। और इसमें क्या बताएं हैं कि मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। और ये पॉइंट अपना आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। और ये अपने MP टेट C टेट को ध्यान में रखते हुए क्लास बनाई गई है। और ये इम्पोर्टेंट उसमें टॉपिक हैं जो अपन पढ़ा रहे हैं। तो देखो, मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे, क्या होता है, पैरों के तलवे की ओर तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। कैसे होते हैं, तुम्हारे शरीर की गंध से भी पहचान लेते हैं, और पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी, जो पैर के तलवे की भी गर्मी होती है और शरीर की भी गर्मी से भी क्या कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो ये खासियत रहती है। और देखो, एक आपको और भी बता देते हैं कि रेशम का कीड़ा, देखो अपन बता देते हैं, ये रेशम का कीड़ा है। क्या है ये, रेशम का कीड़ा। देखो, ये मैं बता रहा हूँ, पीले हाईलाइट करके बता रहा हूँ, ये रेशम का कीड़ा है। और रेशम का कीड़े में क्या खासियत रहती है वो बता रहा हूँ। देखो, रेशम के कीड़े में ये खासियत रहती है, मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को, वो देखो अपनी मादा को
उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से भी पहचान लेता है। अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है। ये रेशम के कीड़े की पहचान है कि रेशम का कीड़े में क्या खासियत रहती है। अपन कह सकते हैं, देखो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इसको भी अपन 3 स्टार देंगे और ये इसको पॉइंट को नोट करने लायक है। अपन लास्ट में जब ये बुक एनसीईआरटी की स्टेप बाय स्टेप अपन यूनिट बाय यूनिट अध्याय बाय अध्याय हो जाएगी, उसका अपने एक वीडियो लास्ट में जैसे ही एक यूनिट होगी तो उसका सारांश भी अपन बताएंगे कि सारांश में क्या होता है। ठीक है, तो देखो रेशम के कीड़े की क्या खासियत रहती है, वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। तो ये खासियत रहती है, रेशम कीड़े की क्या खासियत रहती है, वो अपने मादा को कई किलोमीटर दूर से ही क्या कर लेता है, पहचान लेता है। अब देखो, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा? तो देखो, क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो, बताओ क्या सूंघता होगा। तो देखो, हाँ आपने देखा होगा, कुत्ता अक्सर क्या होता है, कभी कभी जब चलता है तो ज़मीन को सूंघते हुए साइड से पेड़ों को चलता रहता है, उसकी एक खासियत रहती है। क्या तुमने कभी ऐसा किया है? क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों करता है, क्यों सूंघता होगा? तो सड़कों पर कुत्तों को भी अपनी जगह बटी होती है। देखो, अपना अपना एरिया भी होता है कुत्तों का, और एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया है। अगर कोई कुत्ता क्या होगा, उसकी एरिया में अगर घुस गया हो तो दूसरा कुत्ता क्या कर लेता है, उसको पहचान लेता है कि उसके मल मूत्र की गंध से पहचान लेता है कि अपने एरिया में कोई नया कुत्ता एक इंटी मार चुका है, हमारी एरिया में कोई एक नया कुत्ता आ गया है। तो ये कुत्ते की खासियत रहती है ना। तो ये क्या होता, कुत्ता सूंघता क्या है, तो ये पता करता है कुत्ता का मेरी एरिया में कोई इंटी किसने मारी है, दूसरा कोई कुत्ता मेरी एरिया में आ गया, तो सूंघ के अपना बता सकता है। तो इस तरीके से अब देखो, क्या तुमने कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? देखो, हम कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, ये दिया हुआ है। तो अपन कह सकते हैं कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति को अपन कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अपन देखो, ज़्यादातर सिक्योरिटी के पर्पज से कुत्ते का यूज़ किया जाता है। आजकल बहुत अच्छी स्तर पर कुत्तों का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर खासकर मिलिट्री वाले, पुलिस वाले जो। तो इसको कुत्ते को कहाँ पर सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं, जैसे बम को ढूंढने में, बॉम्ब जो लगा रहता है ना, बॉम्ब को ढूंढने में इसका यूज़ करते हैं। किसी के चोर को वगैरह को पकड़ने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं इसको, कभी कभी क्या होता है, ये कुत्ता जंगल में छोड़ दिया जाता है किसी को, तो उसको भी ढूंढ लेता है, ज़मीन में कुछ गड़ी हुई चीज़ों को भी ढूंढ लेता है। तो ये इसकी, और बम वगैरह है, तो ये सब सिक्योरिटी के पर्पज़ से यूज किया जाता है। तो ये अपने उसके सूंघने की शक्ति का यूज करते हैं हम। अब देखो, फिर किन किन मौके पर तुम्हारे सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बनाओ। खाने की गंध से उसके ख़राब होने का पता चलना, किस चीज़ के जलने का पता चलना। तो देखो, ये सारी चीज़ें। अब देखो, तुम्हारे क्या तुमने अपने घर के लोगों को कपड़ों से गंध आती है किसके? तो ये देखो, इसकी भीड़ से भरी जगह, कैसे मेले, बस में, ट्रेन आदि से तुम्हें गंध का एहसास हुआ, बताओ कैसे लगा। अब देखो, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों? आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा, अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई थी। देखो, आज रजनी को क्या हुआ, ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा और अपनी 6 महीने के बेटे दीपक को वो क्या हुई, अपनी बहन थी उसकी सुशीला, उसके पास छोड़ गई थी। अपने किसने? 6 महीने के बेटे को। और सुशीला की अपनी बेटी भी थी, इतनी छोटी थी, 6 महीने की लगभग। मज़े की बात ये हुई कि दोनों ने एक साथ पोटी लैट्रिन कर दी, यानी सुशीला की बच्ची ने क्या कर दिया, रजनी का जो लड़का था, बच्चा छोड़ गया था, उसने भी पोटी कर दी, लैट्रिन कर दी थी। और साथ में सुशीला की जो बच्ची थी, सेम एज की, उसने भी क्या कर दी, पोटी कर दी, लैट्रिन कर दी। तो उसने क्या किया, अपने बेटी को जब पोटी धोने के धोई तो तब से अपने उसे मुँह से कुछ लगाया नहीं, उसने फीलिंग नहीं की बदबू की। जब वो दीपक की पोटी को साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुँह नाक को ढक लिया। ऐसा क्यों हुआ? उसने फील किया हुआ है गंध के कारण कि दूसरा बच्चा है, और इसलिए उसने क्या किया, उसको जब क्या कर दिया, अपने मुँह से, नाक से, दुपट्टे से ढक लिया। सोचो, चर्चा करो कि अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुँह से नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी को साफ करते समय मुँह से ढक लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसलिए ऐसा हुआ, उसने उसके बारे में सोचा, तो इसलिए उसने ये हुआ। तो चलो, अब देखते हैं, किसी को ऐसा पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हों।
तो ऐसा भी अपन पक्षी देखने हैं कि जिनकी क्या होती हैं, ऐसे पक्षी का नाम लिखें जिनकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखें जिनकी आंखें सिर की दोनों तरफ होती हैं। तो देखो ऐसे पक्षी जिनके नाम जिनकी आंखें सामने की होती हैं उल्लू की होती है। और ऐसे कुछ पक्षियों के नाम जिनकी आंखें सिर की दोनों तरफ होती हैं, तो उसमें कौन सा आ जाता है? तोता, मैना और कबूतर। इनकी क्या होती है? आंखें दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार इनके सिर की तुलना में कैसा होता है? छोटा होता है। और ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। क्या पर होती हैं? दीर्घ सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। ये भी सही है। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। ये आपने देखा होगा जब पक्षी कोई बैठा रहता है, किसी डाल पर बैठा हो, तो आपने देखा होगा गर्दन को इधर उधर हिला डुला जा रहा है। तो जानते हो क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की तुलना घूम नहीं पाती। ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली क्या होती है? घूम नहीं पाती है। इसलिए घूम नहीं पाती है तो उधर उधर देखने के लिए गर्दन को घुमाना पड़ता है। अपनी गर्दन को घुमा कर ही क्या करते हैं? आसपास देखते हैं। तो अब देखते हैं, अब गेंद या छोटी सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर एक बार आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखों में तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसा क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? अब देखो मज़ेदार की बात, ये भी मेन इम्पोर्टेंट है। कन तो ये पॉइंट है, नोट करने लायक है कि जैसे कि हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने ही रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों के चित्र को देखो, तो देखो जैसे हमें क्या दिया हुआ है, जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने ही रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को जैसे दिखाई देते हैं, तो देखो ये जो दिया हुआ है इसको तो फुल दिखाई देता है, इसको भी दिखाई देता है। इसमें देखो थोड़ा सा कलर कम दिखाई दे रहे हैं, इसको भी ब्लैक एंड वाइट कलर दिखाई दे रहे हैं। तो आमतौर पर माना जाता है दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं और रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सिर्फ सफ़ेद और काली ही रंग में ही देख पाते हैं। ये जानवरों की खासियत है। जो जानवर क्या करते हैं, रात में जागते हैं, उन्हें सिर्फ रात में दो ही कलर दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड वाइट। और कितने तेज हैं कान। तुमने कभी कक्षा 4 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कक्षा 4 में पढ़ा था हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते, ऊपरी बारी कान छोटे छोटे छेद होते हैं जो उनके पंखों से ढके होते हैं। सही पढ़ा था। तो देखो यहाँ पर 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके भारी कानों से बड़े होते हैं, जैसे हाथी और गाय। इनके क्या होते हैं? कान बड़े होते हैं। और 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। तो इनके जानवरों के नाम आपको बताने हैं। तो देखो स्कूल करके देखो, स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। क्या ढूंढो? शांत जगह ढूंढो। वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोलो। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बात आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी? अपने साथियों से भी पता करो। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। तो देखो स्कूल में शांत जगह पर ढूंढो। वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों के साथ थोड़ी दूर खड़ा होकर भी धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतने ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। इस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी। अपने साथियों के भी पता करो। अब देखो इसके बाद क्या है, एक बार डेस्क को बजाओ। डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया गया वैसे ही डिस्क पर कान लगाओ। जैसे ये दिया हुआ है, डेस्क को बजाओ, फिर कान लगा के सुनना है। और एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ। कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। सांप भी क्या होते हैं? ऐसे ही होते हैं, उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? बाहरी कान नहीं होते, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वो सुनते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन हाईलाइट करते हैं कि सांप भी, देखो इसको अपन हाईलाइट कर देते हैं कि सांप भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जो कुछ सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाते हैं। इसके बाहरी कान क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ज़मीन पर हुए कंपन को ही क्या करते हैं? वो फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं।
कंपन से ही वो क्या कर पाते हैं, सुन पाते हैं। देखो आवाज़ है अलग अलग होती हैं। तो देखो यहाँ पर दिया है, आवाज़ें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर क्या करता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आसपास आती मुसीबतें। जैसे वो पेड़ पर बैठा हुआ है, कौन, लंगूर बैठा हुआ है। अगर कोई मुसीबत आती है जंगल में, जैसे शेर का आना, चीता का आना, उसके अलावा और भी कुछ जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो जानवर अगर जंगल में आते हैं तो जैसे ही उनको पता चलता है लंगूर को, तो देखकर एक खास आवाज़ को क्या करते हैं, एक देखकर उनको खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश दे देते हैं। इस काम के लिए सभी पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। तो देखो अपने साथियों को संदेश देते हैं कि खतरा है। दूसरा साथी उस संदेश को सुनकर ये महसूस करने लगता है कि कोई खतरा आने वाला है। ये संदेश ऐसे ही अपने साथी से एक दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस काम के लिए अन्य पक्षी भी खास आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षियाँ भी रहती हैं, सब पक्षियाँ रहते हैं, वो भी इस खतरा महसूस करते हैं, तो पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अपन को नोट करने लायक है। और इसको अपन देखो, ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है। अब फिर देखते हैं, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। देखो सब पक्षियों की अलग अलग इंडिकेट करने की वो चीज़ें रहती हैं। कुछ पक्षी क्या होते हैं, अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए अलग तरीके से साउंड निकालते हैं, आवाज़ निकालते हैं, और जैसे ही पृथ्वी पर ज़मीन पर चलकर आने वाले दूसरी तरह की आवाज़ निकालते, दोनों में अलग अलग जानते हैं, जिससे अपने उनके साथी पहचान जाते हैं कि नीचे चलने वाला जंतु है, उड़कर आने वाला जो अपन को खतरा पहुंचाने वाले हैं वो अपन को आने वाला है। तो इस तरह से वो इंडिकेट करते हैं और कुछ साउंड निकाल के, जिससे वो सतर्क हो जाते हैं। और मछलियाँ भी खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली की तरंगों से देती हैं, ये आपको पता होगा। तो मछलियाँ भी खतरों की चेतावनी एक दूसरे की क्या किससे देती हैं, बिजली की तरंगों से। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अपने अजीब हरकत करने लगते हैं। देखो कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, जैसे भी तूफान, सुनामी, कोई हलचल ज़मीन में आने वाली है, भूकंप आने है, तो कुछ समय पहले अजीब हरकत करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों से इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाले हैं या कुछ अनहोनी होने वाली है, घटना है। तो जंगल में जो रहते हैं वो पक्षियों से अच्छी तरह वगैरह रहते हैं। जैसे उनमें हलचल होती है वो समझ जाते हैं कुछ अजीब हरकतें होने वाली हैं, कुछ घटनाएं होने वाली है, तो वो उन पक्षियों की हाव भाव से पहचान लेते हैं, कुछ जानवरों के हाव भाव से पहचान लेते हैं। तो देखो ऐसी तरह से एक सुनामी इसके बाद दिया हुआ है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के कुछ समय पहले, 2004 में क्या हुए थे, दिसंबर में आए सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। क्या समझ गई थी, अंडमान की एक खास जाति आदिवासी थी जो इसको समझ गई। उन्होंने उस इलाका को क्या कर दिया, खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए और वो आदिवासी बच गए। तो देखो उनकी सूझबूझ थी, उस पक्षी की जो सारी हलचल को समझ पाए, उनकी लैंग्वेज को, बॉडी लैंग्वेज को, या जो साउंड किया था उससे समझ गए हलचल से वो, और जिससे उनको क्या हो गई, वो अपनी जान उनकी बच गई। उस एरिया को उन्होंने खाली कर दिया था, जिससे अपने सुरक्षित जगह पर पहुँच गए। इस तरह से देखो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है। देखो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। देखो डॉल्फिन में भी एक खासियत रहती है, इसको अपन 3 स्टार दे देंगे कि डॉल्फिन भी अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि कई जानवरों की अपनी, देखो इसको वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुछ जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, लेकिन वो जानवर ही समझ पाते हैं, अपन उसको नहीं समझ पाते हैं। वो जानवर आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट भी करते हैं और उनकी खुद की भी भाषाएं होती हैं। तो देखो उसमें दिया है कि डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। अब देखते हैं, अब देखो कितना सो है, इसके बारे में देखते हैं कितना सोएं। मैं हाईलाइट भी बताता जा रहा हूँ कि कितना सोएं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। तो देखो कुछ जानवर ऐसे होते हैं
जो बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं किसी मौसम खास मौसम में अपनी गहरी लंबी नींद में चले जाते हैं, और लंबी भी इतनी भी कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देती, यानी वो अपने आवास में मस्त सोते रहते हैं एक जगह पर, और जब उनका वो मौसम पूरा होता है तभी वो जागते हैं। तो क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक छिपकलियाँ क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं? सोचो वे ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि वो भी कुछ 5-6 महीने के लिए सोने के लिए चली जाती हैं, सर्दियों के टाइम पर वो आपको नहीं दिखेंगी। तो ये भी, और स्लॉथ के बारे में देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अपन क्या बताएंगे, इसको भी अपन 3 स्टार दे देंगे, और वो इम्पोर्टेंट है। देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में बता दिया अपन ने। स्लॉथ, ये स्लॉथ होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। स्लॉथ होता क्या है इसके बारे में अपन अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। तो देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भालू जैसा दिखता है, स्लॉथ क्या है, लेकिन ये भालू नहीं है, लेकिन भालू जैसे क्या है दिखता है। देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो मैं बता रहा हूँ पेंसिल से, पेन से, तो ये देखो ये बता रहा हूँ ये क्या है, स्लॉथ है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, देखो स्लॉथ है, ये मैंने लिख दिया, ये क्या है, स्लॉथ है। लेकिन भालू नहीं है, भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है, भालू जैसा दिखता है। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर मस्ती से सोते हैं। और ये कैसे सोते हैं पेड़ों पर? लगभग 17 घंटे, यानी 17 घंटे पेड़ों पे उल्टे से करके लटक कर मस्ती से सोते हैं। और ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, और जिस पेड़ पर रहते हैं ना उसी के क्या होते हैं, पत्तियाँ खाकर पलते हैं, इसलिए उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं, देखो जब पेड़ के सपने सारे पत्ते खा लेते हैं, क्या कर लेते हैं, जब ये सब पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ के नीचे उतरते हैं। तो देखो इससे ये भी पता पड़ा लगभग इसकी 40 साल की उम्र रहती है, और ये पूरे जीवन काल में मुश्किल से 7 या 8 पेड़ों पे घूमने की क्या करते हैं, 8 पेड़ों में घूमने की तकलीफ उठा पाते हैं। और ये लगभग सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये स्लॉथ की एक खासियत है। तो स्लॉथ के बारे में अपने समझ लिया, इम्पोर्टेंट था ये। तो अब देखो स्लॉथ का जगना कितना होता है, इस चार्ट से अपन देखेंगे क्या दिया हुआ है। इस चार्ट से देखो स्लॉथ का जगना दिया है, स्लॉथ का सोना दिया हुआ है। तो देखो स्लॉथ का जगना ये इंडिकेट क्या कर रहा है, ये 2-2 का कर रहा है, 1-2, ये 2, तो हो गया। ये 18 है, तो ये हर 2-2 इंडिकेट कर रहा है। तो देखो यहाँ से ये टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 घंटे आ जाएंगे, है ना। तो 24 घंटे आ जाएंगे। तो इसी तरह से अपन कहेंगे स्लॉथ का जगना 18 घंटे या 17 घंटे रहता है। और फिर देखेंगे छिपकली का, बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में ये घड़ी कैसी दिखेगी। तो देखो ये सर्दियों में 24 घंटे क्या होगी, स्लॉथ का जगना कितना रहता है यहाँ, देखो बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में ये घड़ी कैसी दिखेगी। तो छिपकली के बारे में बताया, ये गायब ही रहती हैं, और ये हमेशा तो देखो इसके बारे में, और चित्रों को देखो, ये दिया हुआ चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया। हर चित्र के नीचे लिखो जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो मैं बता चुका हूँ ये 2-2 इंडिकेट करता है। तो यहाँ से कितना हो, गाय, गाय कितने हो गए 4, तो यहाँ से 4 घंटे। तो गाय लगभग कितने घंटे, 4 घंटे। कितने घंटे सोती है, तो गाय लगभग कितने घंटे सोती है, 4 घंटे सोती है। अब ये कितना है अजगर, 18 घंटे। और जिराफ 1 घंटे। और बिल्ली देखो बिल्ली कितने कितने हो जाएंगे, तो 12। देखो तो अपन कह सकते हैं कि गाय लगभग 4 घंटे सोती है। गाय कितने लगभग सोती है, 4 घंटे। तो अपन कह सकते हैं गाय 4 घंटे सोती है। तो इसके बारे में बता सकते हैं गाय के बारे में। फिर ये अजगर 18 घंटे लगभग, जिराफ 1 घंटे सोता है,
और बिल्ली लगभग 12 घंटे सोती है। तो ये भी ध्यान रखना है। और अपने आसपास किसी जानवरों को देख कर क्या तुम्हें के मन में प्रश्न उठते हैं कि ऐसे कौन से 10 प्रश्न बताओ और लिखो। तो इस बारे में अब देखो, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये क्या है जो अपन देख रहे हैं फोटो में दिख रहा है, बाघ। क्या दिख रहा है? बाघ। बाघ की क्या क्या खासियत होती है, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो अपन पढ़ेंगे इसमें, क्या क्या विशेषताएं। तो देखो बाकी क्या क्या विशेषता है वो अपन देखते हैं। और बाकी क्या क्या विशेषता है, इसमें रेड कलर ही चल पाएगा। तो इसमें रेड कलर से देखो, ये बाकी ये विशेषता अपन बताते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ बाघ क्या करता है, अंधेरे में हमसे क्या गुना देख लेता है? 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ कितना देख सकता है? अंधेरे में हमसे 6 गुना देखता है। ये उसकी बाकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। अब देखते हैं और क्या खासियत है। बाघ की मूंछें, देखो बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं। क्या करती हैं? हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। देखो बाघ की जो मूंछें होती हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल का काम करती हैं, क्योंकि वो हवा मूंछें क्या होती है, हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं और उससे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का भी पता चल जाता है। इससे उसे, और मूंछों के कारण क्या करता है, वो अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी उसकी वो क्या करती हैं, मूंछें बाघ की मदद करती हैं। और बाघ अपने इलाके में, देखो इसकी भी एक खासियत रहती है, बाघ बाघ अपने इलाके में मूत्र करके क्या करके मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। और ये इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। और एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में उसे घुसना या नहीं है वो उस बाघ की मर्जी है। तो ठीक है, देखो बाघ भी एक विशेष प्रकार की गंध छोड़ते जाते हैं और मूत्र के द्वारा अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। और ये इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। जब दूसरा बाघ आता है, दूसरे बाघ की जब मूत्र की गंध को वो क्या कर लेता है, पहचान लेता है, फिर वो पहचान लेता है कि इस एरिया में कोई दूसरा बाघ क्या एरिया में मैं एंट्री कर आया हूँ या इसको करने वाला हूँ, सीमा पर बॉर्डर पर मैं आ चुका हूँ, उसी सीमा में मेरे को जाना है या नहीं जाना है। ये बाघ की खासियत है। फिर देखो बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। देखो बाघ भी अपनी शिकार के अकॉर्डिंग अपनी आवाज़ बदलता रहता है, कौन सी शिकार को किस तरह से शिकार करना है, आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ होती है और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराना हो तो कभी गुर्राना। ठीक है, कभी कराता है तो कभी गुर्राता भी है। बाघ की गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। ये क्वेश्चन अगर आ जाए कि बाघ की गर्जना या गुर्राना कितने किलोमीटर तक सुना जा सकता है, तो अपन कह सकते हैं कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है। तो ये बाघ के बारे में है। बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। देखो बाघ की ये भी खासियत रहती है कि बाघ में हवा में हुए पत्ते, अगर हवा से चलते हैं पत्ते तो उसकी आवाज़ को भी भांप लेते हैं कि हवा से पत्ते हुए हैं। अगर उसके हवा से पत्ते नहीं हैं, किसी शिकारी कोई जीव जंतु अगर उस झाड़ियों में छिपा हुआ, अगर वो हलचल से झाड़ियों की पत्तियां हलती हैं तो वो ही अंतर पता कर लेता है कि आवाज़ वाली है या झाड़ियों में कोई छिपा हुआ है, तो वो उसको क्या कर लेता है, भांप लेता है। और बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम ही जाते हैं। तो देखो ये भी खासियत होती है, बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं। तो देखो ये बाघ की खासियत हो गई कि बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों को हिलने से कई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ इतना सतर्क जानवर है, इसके बावजूद आज वो खतरे में है। क्यों खतरे में है? सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। देखो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। बाघ इतना सतर्क जानवर है, क्या है, बाघ इतना सतर्क जानवर है, फिर भी उसको खतरा क्यों है? तो बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज भी खतरे में है। क्यों है खतरे में है? क्योंकि इस जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा हुआ, क्योंकि बाघ को इस चीज़ों से खतरा होता है, जंगली जो शिकारी है वो बाघ का शिकार कर लेते हैं। उसकी जो खाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है, तो इसलिए उसकी खाल के लिए क्या कर देते हैं, बाघ का मारने लगते हैं। और फिर क्या होता है, जब हम भी जानवरों के लिए ख़तरा बन रहे होते हैं, हम जब जानवरों की खतरा बन रहे हैं, कैसे क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, खालें वगैरह उनको तस्कर कर देते हैं। और बस
तो क्या तुम जानते हो कि हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है, और गैंडे को सींग के लिए, शेर को मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। ये आपको पता होगा कि हाथी को उसके दांत, गैंडे को सींग और शेर को मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो ये अपना इम्पोर्टेंट है। तो कैसे, क्या तुमने कभी जानते हो हाथी को उसके, ये दिया हुआ एक पॉइंट, हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, गैंडों को उनके सींग के लिए, उसकी खासियत रहती है अच्छा सींग होता है, और शेर को और मगरमच्छ को और सांप को उसकी खाल के लिए, ऊपर से खाल उतारी जाती है, खाल इनके लिए बहुत महंगी बिकती है, तो खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण क्या खास रहती है, उसकी कस्तूरी में बहुत खुशबू रहती है, उस खुशबू के लिए, थोड़ी सी खुशबू के लिए उनको क्या कर देते हैं, मार दिया जाता है। जानवरों के मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? जानवरों को मारने वाले लोगों को क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। अब देखो हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है, क्यों कम हो गई है? देखो इसको और विस्तार से बड़ा करके देख लेते हैं कि हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों को, तो देखो हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। क्या है? हमारे देश में बाघ और कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। कैसे सुरक्षा दे रही है? जैसे उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड का कौन सा है नाम है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और राजस्थान के भरतपुर, क्या है? राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट टॉप वो है पॉइंट कि हमारा बाघ है, जो कुछ जातियाँ हैं जो विलुप्त क्यों हो रही है, उनके क्या क्या कारण हैं। जैसे डायनासोर थे पहले, वो सारे अभी लुप्त हो चुके हैं, अभी नहीं है। तो ऐसे ही हमारे बाघ हैं जो लुप्त की कगार पे हैं, और जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है। हमारे देश की सरकार ने क्या किया है, इनको बचाने के लिए कुछ जंगलों को सुरक्षा दे रखी है कि वहाँ पर आप अपने कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, जानवरों को नहीं मारा जा सकता। तो जैसे ही अपना उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, और राजस्थान के भरतपुर ज़िले में, राजस्थान का भरतपुर क्या है? राजस्थान का एक ज़िला है, उसमें घाना है, घाना, इन जंगलों में जानवरों का शिकार करना मना है। यहाँ के लोग जानवर या जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते। तो ये भी पॉइंट अपने इम्पोर्टेंट है, नोट करने लायक है। तो देखो अपनी ये क्लास 5 की एनसीईआरटी की बुक का जो टॉपिक फर्स्ट अपनी यूनिट थी वो आज कंप्लीट की, और कंप्लीट की तो अपने इसका अपनी नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसका सारांश पढ़ेंगे अपन। इसमें सारी चीज़ें पढ़ी अपनी। अब इनका क्या देखेंगे अपन? सारांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सारांश पढ़ेंगे। मेन जो पॉइंट एग्जाम में आते हैं उन पॉइंटों को ध्यान में रखा गया है अपन को, और उस मेन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे। और अपन ये क्लास चलेंगी सारी ईवीएस पार्ट की सारी यूनिटों को सारांश भी लेके चलेंगे और डिटेल में भी पढ़ेंगे। जिनको कोई सारांश पूरे डिटेल में नहीं पढ़ना है तो अब मेरा इससे नेक्स्ट वीडियो जो अगला वीडियो आएगा उस वीडियो को अपन क्या करेंगे, उसका सारांश क्लास 5 एनसीईआरटी ईवीएस पर्यावरण का जो पहला चैप्टर, उसका सिर्फ पॉइंट जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें पढ़े वही उठा के अपन ने उसमें बना के रखे, उन्हीं को अपन पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसे लगी आप इसको बताना, और अच्छी लगी हो तो इसको दोबारा से अपन दूसरी यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको ज़रूर बताना कमेंट्स बॉक्स में कि ये क्लास मेरी कैसे लगी, इसको और भी क्लास बनाई जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।